हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर कितना देखेंगे? 8। कितना देखेंगे? प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। वॉल्यूम 1 हम लोग का चल रहा है एडुटेरिया का। कौन से प्रकाशन का? एडुटेरिया का चल रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, इसका अलग से बनाए हुए हैं हम लोग प्लेलिस्ट। वहाँ से जाइए, आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। सेशन स्टार्ट होने से पहले आपसे अनुरोध है कि एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक ग्रुप में शेयर भी अवश्य कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। यहाँ ध्यान देंगे, संविधान सभा के गठन में प्रांतों में पूछ रहा है कि प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों कि प्रांतों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित है। इसमें देखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहां के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? देखिएगा, लिखित संविधान का प्रारंभ पूछ रहा है कि कौन से देश में हुआ। दो का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, डी होगा आपको अमेरिका, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, जो कि यह आपको कब 1788 ईस्वी में अपनाया गया था। कब? 1788 ईस्वी में। 1789 भी देता है इसका डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो लागू कब हुआ? राइट आंसर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, छोटा डेट याद रखेंगे, इसका छोटा डेट भी पूछता है, 24 अप्रैल 1993 में। इसका ध्यान देंगे कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे पूछ देगा प्रश्न कि किस चीज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश पूछ रहा है। 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति। और वहीं अगर पूछ देता त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की, तो बलवंत राय मेहता हो जाता आपका राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1993 में। इसमें आपको 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपको 1993 में। इसमें आपको वर्तमान में इसमें आपको 22 भाषाएं हैं। इसमें जो जोड़ा गया था इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची जो है, इसमें आपको 22 भाषाओं का टोटल उल्लेख किया गया है। और इसका ध्यान देंगे, जो 92वां संशोधन जो हुआ है ये आपको 2003 में हुआ है। ठीक है, 2003 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। इसमें जो है कि 2003 में जो हुआ था 92वां संशोधन, इसमें डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो भाषा को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया गया? राज्य विधान परिषद में पूछ रहा है कि कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, ए 1/6 सदस्य। ठीक है, 1/6 यानी कि 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा नामांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और ये भी अनुच्छेद भी जान लीजिएगा कि कितने अनुच्छेद के तहत ये किया जाता है। तो अनुच्छेद 171 के अंतर्गत, कितना? 171, 171। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन जो था 1976 में हुआ था ये, उसके द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसको ध्यान में रखना है, 3 शब्द जोड़ा गया था। क्या क्या? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है
किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, यूटी में पूछ रहा है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है कि जहाँ पर आपको मुख्यमंत्री का पद आपको प्रावधान है वहाँ पर, तो उसके किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी वर्तमान में आपको दिल्ली और पुडुचेरी में केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ आपको मुख्यमंत्री पद का आपको सृजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राची प्रांत। ठीक है, अशोक के काल में पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र की जो पाटलिपुत्र की निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी पूछ रहा है कि किस प्रांत की थी, तो प्राची प्रांत हो जाएगा। 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक का साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। यह आपको था उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग प्रांत, दक्षिणापथ और प्राची एक था पूर्वी प्रांत, जो कि उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। ठीक है, और वहीं अगर पूछ देगा उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या था? अवंती का उज्जैनी था। कलिंग प्रांत का राजधानी था जाकर के आपको तोसली, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? ध्यान देंगे, स्वास्तिक चिन्ह आपको सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा से आपको प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का उत्खनन जो आपको 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी। यह भी प्रश्न याद रखेंगे साथ साथ। 1921 में हड़प्पा की खोज जो की थी किसने? दयाराम साहनी ने किया था। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और ये भी देखेंगे इसमें हम लोग कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो ये रावी नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी के किनारे बसा है। धौलावीरा गुजरात में है, ये पड़ता है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि ये पूछता है कि धौलावीरा आपको जो ये सिंधु सभ्यता काल का स्थल है ये कहाँ है, तो गुजरात में। रोपड़ आपको रोपड़ और सतलज नदी के किनारे बसा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा युग में सही सुमेलित है? देखिएगा, सही सुमेलित का इनमें से पहचान करना है। देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि विनय पिटक क्या है। देखिएगा, विनय पिटक यानी कि बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या विनय पिटक है। तो ये आपको नहीं, गलत हो जाएगा। सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख, ये सही है आपको। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, 2 नंबर सही है। बौद्ध अभिधम्म पिटक बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम या अनुशासन संबंधी नियम, ये भी नहीं होगा आपको, ये दोनों गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा। दूसरा आपको सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य था जिसने भाग लिया था पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। कौन सा राजवंश? राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश पूछ रहा है कि बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलिक अलाउद्दीन जानी को। ठीक है, मलिक जानी भी दे देता है नाम, मलिक अलाउद्दीन जानी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था, मलिक अलाउद्दीन जानी को। ठीक है, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बार पर अधिकार कर लिया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? ध्यान देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का सी हो जाएगा आपको, जैनुल आबेदीन ने। किसने? जैनुल आबेदीन ने। इनका जो ये आपको 1420 से 1470 ईस्वी, जैनुल आबेदीन अपनी उदार जन और कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों के अनुसरण किया, जिसके कारण आबेदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैनुल आबेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यहाँ दे रहा कि शासक ने कश्मीर में कह रहा कि जजिया कर हटा दिया और गो हत्या निषिद्ध कर दिया था। तो इसको देखिएगा, उपनाम है कि कश्मीर का अकबर किसे? जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रैंकूवर में किया था। कहाँ? ट्रैंकूवर में।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1616 ईस्वी में आई। इसने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर के ट्रैंकूवर यानी कि अभी आपको यह कहाँ तमिलनाडु में पड़ता है वे स्थापित किया था। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी के समय मराठा पेशवा जो था निम्नलिखित में से कौन था। पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था 1761 ईस्वी में। उस समय आपको मराठा पेशवा कौन था। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालाजी बाजीराव। कौन था बालाजी बाजीराव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं पूछ रहा है तो 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपको राइट हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। ठीक है, इनमें से देखिएगा कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 में। डेट भी याद रखेंगे। ठीक है 1946 है के। ठीक है, और इसमें जो है कि एवी अलेक्जेंडर भी थे, डॉक्टर पैंथिक लॉरेंस भी थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। ये तीनों आपको सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। लॉर्ड वेवेल नहीं थे, इसको याद रखना है। ये तीनों सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी यानी कि पत्रिका का संपादन किसने किया था पूछ रहा है। देखिएगा हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन 1938 में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। 9 अगस्त 1942 में जो आपको हुआ था कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी तो पूछ रहा है यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछा जा रहा है। तो ये इसमें आपको बिहार के महाधिवक्ता पद से किसने आपको इस्तीफा दिया था। 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलदेव सहाय। किसने दिया था इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में कौन थे महाधिवक्ता के पद पर बलदेव सहाय थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। प्रसिद्ध कविता है कि बटोहिया, ये किसकी आपको प्रसिद्ध रचना है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रघुवीर नारायण। किसकी है रघुवीर नारायण। बाबू रघुवीर नारायण ने खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों में काव्य रचना की है। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता बटोहिया है जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ स्वदेश भक्ति की भावना को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों में क्रमशः नेपाल भूटान एवं चीन में मिलती है। भारत के किस प्रदेश की सीमा पूछ रहा है कि क्रमशः आपको नेपाल से भी लगती है भूटान से भी और चीन से भी मिलती है। 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम 3 देशों से ये सीमा मिलती है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं किसे क्या कहते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको गोंडवाना लैंड कहते हैं उसको हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड जो है आपको गोंडवाना एक बृहत महाद्वीप था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार का अंश नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से आपका राइट होगा 23 का ए हो जाएगा आपको भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ जो है कि मेघालय पठार का अंश नहीं है। अदरवाइज देखिएगा गारो पहाड़ियाँ आपको मेघालय के पठार का अंश है। खासी भी हो जाएगा जैंतिया भी हो जाएगा, नाम से ही पकड़ा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका नहीं है, राइट ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 डिग्री चैनल जो है कि पृथक करता है किसको अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। वहीं अगर 8 डिग्री चैनल पूछ देगा दोस्तों तो 8 डिग्री चैनल जो है ये आपको मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल पूछता है तो ये आपको मिनिकॉय से लक्षद्वीप को अलग करता है। और 10 डिग्री जो है ये आपको ये लघु अंडमान व कार निकोबार यानी कि हो जाएगा अंडमान से निकोबार को अलग करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 25 का देखते हैं हम लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा। दोआब और नदियां यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग बिस्ट दोआब क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा जाकर के आपका ब्यास और सतलज नदी के मध्य पड़ता है बिस्ट दोआब। बारी दोआब किसके बीच है, रावी और ब्यास के बीच पड़ता है बारी दोआब। देखिएगा बारी रावी और ब्यास के बीच। रचना दोआब क्या है, तो रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य पड़ता है। ये आपको एक में चला जाएगा। ठीक है, चार्ज दोआब जो है आपको ये चिनाब और झेलम के मध्य पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग किस नदी पर
वे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कौन सी नदी? 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कावेरी नदी पर है। किसके पर है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और शिव समुद्रम देखेंगे हम लोग, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक, याद रखिएगा, कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक झरना है ये, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27 नंबर। गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? गलत लिखा गया है ये, ठीक है। देखिएगा, गरजने वाली चालीसा या प्रचंड पचासा उसी का नाम है, या चीखने वाली साठा इसी एक ही सब पवन का नाम है, ठीक है। पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। पृथ्वी के कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से देखेंगे हम लोग कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साइप्रस है। साइप्रस जो है कि आपको क्या हो जाएगा? इसकी राजधानी, देश और राजधानी दे रखा है, मिलाना है। तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है ये आपको, ठीक है। सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये आपका सही हो जाएगा। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नहोम-पेन, ये भी आपका सही है, नहोम-पेन नहीं राजधानी होती है। ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी मस्कट होती है, अम्मान नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या होती है ओमान की राजधानी? मस्कट, याद रखेंगे, मस्कट होती है। सीरिया की राजधानी दमिश्क, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है, अदरवाइज ये तीनों की जाती है। ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, ठीक है। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 31 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है? 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, नेफेड, ठीक है। नेफेड जो है आपको, ये राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है ये आपको। नेफेड, नेफेड का देखिएगा यहाँ पर फुल फॉर्म होता है, यह मतलब होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखिए, ये कृषि विपणन से संबंधित है। इसकी स्थापना आपको 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1958, ठीक है, डेट याद रखेंगे। 58 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम कौन सी योजना के अंतर्गत? 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें आपको तरल परिसंपत्तियों पर विचार करना है। 33 का देखते हैं हम लोग क्या होगा आपको। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देंगे हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, पहले 4 आएगा, ये आपको 1 नंबर पर रहेगा। पहले ये आएगा, फिर एक, इसके बाद फिर ये हो जाएगा 4 1, बैंकों के पास मांग जमा, फिर पहले करेंसी, फिर ये, फिर उसके बाद हो जाएगा ये 3 नंबर पर जाकर के बैंकों के पास बचत जमा, और इसके बाद 4 हो जाएगा आपको बैंकों के पास ये सांविधिक जमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, नगनीकरण, फिर प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं, यानी कि जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण,
वनों का नाश, ये आपको सभी आपको जैव विविधता के नाश का कारण है। ये इनमें से राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? प्रहरी ऐप है एक, कौन से मंत्रालय ने जारी किया? 36 का आपको ए आपको राइट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। प्रहरी ऐप को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से एसएसबी में जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास एवं अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान पूछ रहा है। 37 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथा स्थान है। कितना स्थान है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इस सूची में आपको प्रथम स्थान किसका है? तो यूएसए, अमेरिका का है, याद रखेंगे। इसमें आपको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर यूएसए है, अमेरिका है, और इसे ग्लोबल फायर पावर संस्था द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दस्तलिक के 2023 सैन्य अभ्यास है ये, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया है। दस्तलिक जो है आपको 38 का ए हो जाएगा। ये जो है कि आपको भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आपको सैन्य अभ्यास होता है, इसको याद रखेंगे। दस्तलिक 2023, ठीक है। दस्तलिक के 2023 ये थल सेना अभ्यास है का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन इस वर्ष उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है इस बने हैं आपको सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष है। इसकी देखिएगा सीवीसी की स्थापना कब हुई थी, इसको भी याद रखेंगे, 1964 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है? काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं आपको, इसको ध्यान देंगे। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1540 वर्ग किलोमीटर राइट आंसर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण जो है 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है। इसे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माधव हाड़ा, ठीक है। ये आपको VVI लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रश्न माधव हाड़ा, ठीक है, इसको मिला है आपको 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, माधव हाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? देखिएगा पद्म भूषण यहाँ पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, पद्म भूषण, विभूषण नहीं, ठीक है। 42 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पद्म विभूषण अगर पूछता तो 6 हो जाता, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। इसको राइट आंसर पद्म विभूषण 6 हो जाता है, इसको भी याद रखेंगे यहाँ पर। लेकिन पद्म भूषण पूछ रहा है कि कुल कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो टोटल 9 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। इस आयोजन का विषय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद था। इसका विषय क्या था? पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL जिसको कहा जाता है 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, मेग लैनिंग। किसने जीता है? मेग लैनिंग। ये आपको वोमेन प्रीमियर लीग है, इसको याद रखेंगे, वोमेन, ठीक है, महिला प्रीमियर लीग। इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला है? मेग लैनिंग को मिला है। यहाँ ध्यान देंगे आपको, WPL 2023 जो हुआ था, इसमें यह खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता था महिला प्रीमियर लीग में। इसमें ऑरेंज कैप जो है कि आपको मेग लैनिंग को दिया गया। और इस साल अभी 2024 वाला जो हुआ है वो आपको रॉयल चैलेंज बैंगलोर ने जीता है वो महिला प्रीमियर लीग, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध एक फेमस आपको बुक है नालंदा, इसके आपको लेखक कौन है? 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, अभय के, ठीक है, अभय के इसके लेखक है। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कवि राजनैतिक अभय के हैं। यह पुस्तक बिहार के शिक्षा के प्राचीन परंपराओं पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है, विश्व कपास दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि रिलायंस की जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 47 का आपको सी हो जाएगा, आपको MS धोनी को बनाया है,
ठीक है, इसको याद रखेंगे। रिलायंस की जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है? तो इसका आपको राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले याक के दूध से तैयार एक डिश तैयार किया गया चुरपी, ठीक है, इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? देखिएगा, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य विहार पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आगरा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार है ये, ठीक है, यह आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना जो है इसको कब किया गया था? 1991 में, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? देखिएगा, गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर आपको 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी और बूढ़ी गंडक है। ठीक है, कोसी और बूढ़ी गंडक नदी जो है ये आपको गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली एक नदी है, ये आपको कोसी है, एक बूढ़ी गंडक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा, इसके साथ साथ और भी पढ़ देता हूं मैं कि गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन कौन सी है। देखिएगा, एक हो जाएगी आपका घाघरा, फिर बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी और महानंदा, ये सब नदियां उत्तर से आकर। और दक्षिण से आकर के गंगा में मिलने वाली कौन कौन सी नदी है? कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु नदी है। ये चारों नाम याद रखेंगे, ये भी आपको प्रश्न पूछता है, सोन के बारे में भी ज़्यादा पूछता है कि सोन दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिटकिरी, ये आपको जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त यानी कि डल दिखाई देने लगेगा? 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, शीतल पेय, यानी कि शीतल पेय में अगर हम कार्बोनिक एसिड देखिएगा होता है जो लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता है, फलस्वरूप लोहे की कील अपनी चमक खो देता है और सुस्त डल दिखाई देता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है सिंथेटिक रबर को। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है। देखिएगा, इसके ध्यान देंगे, इसका सूत्र यदि पूछता है आप लोगों से तो इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखेंगे, CaSO4 × 12H2O। ठीक है, CaSO4 × 12H2O होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है? बादलों का बनना, पानी में सोडियम गिराना, नमक को पानी में घोलना या बिजली के प्रकाश की चमक? देखिएगा, आपको 55 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा कि पानी में सोडियम गिराना। ठीक है, ये जो है कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकेल। ठीक है, मिश्र धातु में निकेल के संयोग से कह रहा है कि निष्कलन इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को है कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये पानी के साथ बहुत तेज़ी से आपको विस्फोट करता है, यानी कि रिएक्शन करता है, इसलिए पानी के संपर्क में ये नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 58 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है? प्रोटॉनों की संख्या किसमें समान होगी? 58 का ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों में उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, 59 का देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा। पहले देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, थॉमसन परमाणु मॉडल और बोर परमाणु मॉडल, इनमें से कौन पहले आएगा? तो इनमें से आपको राइट आंसर और देखिएगा, थॉमसन 1897 में, ये आपको जे थॉमसन ने कैथोडिक विशेषताओं ये आपको किया था। देखिएगा, इनमें से पहले 2 नंबर आ जाएगा आपको थॉमसन परमाणु मॉडल, फिर उसके बाद आ जाएगा जाकर के 1 नंबर आएगा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, फिर उसके बाद आएगा जाकर के ये देखिएगा 1 में है, फिर जाकर के ये 2 में आएगा, ये आपको 3 में आ जाएगा। ठीक है, बोर परमाणु मॉडल। इस प्रकार आपको सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है। कोशिकाओं में गैसीय विनिमय 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण के द्वारा होता है, यानी कि डिफ्यूज़न के द्वारा। ठीक है, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो हमेशा विसरण प्रवणता की ओर होती है। यह कोशिका स्तर पर गैसों का आदान प्रदान में भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है। समसूत्री विभाजन में पूछ रहा है। 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से आपका 2। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन वो कहलाती है, जिसमें आपको 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है। 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन की सांद्रता में कमी। ओजोन की सांद्रता में कमी ही आपको ओजोन छिद्र का मतलब होता है, यानी कि अर्थ होता है। ध्यान देंगे आपको ओजोन सूत्र, इसका आपको ओजोन का आपको सूत्र होता है O3, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक ईंधन कहलाएगा। पेट्रोल, डीजल, मेथनॉल या प्राकृतिक गैस। 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जो है ये आपको प्राथमिक ईंधन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह क्या है। 64 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे सी राइट हो जाएगा, कि सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। यह आपको ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 65 नंबर प्रश्न है कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा हार्मोन है जो कि पुरुषों में जो है कि मूछ और दाढ़ी जो निकलता है उसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जिम्मेदार होता है। 65 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपको उत्तरदायी होता है। प्राथमिक, ये आपको प्राथमिक पुरुषों का सेक्स हार्मोन और एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो पुरुषों को यौवन के दौरान मूछ एवं दाढ़ी के विकास में भूमिका निभाता है। वहीं देखिएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये आपको महिला में आपको ये उत्पन्न होने वाला आपको हार्मोन है, इसको ध्यान रखेंगे। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह रोग हो जाता है। ये आपको इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय के बीटा सेल से निकलता है, अग्न्याशय के बीटा सेल से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, 66 का स्पाइरोगाइरा। ठीक है, जीव मंडल विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा, तो स्पाइरोगाइरा आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, तो समतल दर्पण में हमारे चेहरे की जो छवि बनती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी बनती है। ठीक है, आभासी। समतल दर्पण हमारे चेहरे की छवि आभासी एवं चेहरे के आकार के समान ही होती है। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। 68 का आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध है ऑप्शन नंबर 69 का ए हो जाएगा, उच्च होता है। इसका आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है फ्यूज तार का, इसका ये होता है। गलनांक पूछ देगा वहीं, तो क्या होता है, गलनांक निम्न मारिएगा, कम मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर की, त्वरण एक्सीलरेशन की इकाई क्या है। ऐसा ही इकाई पूछ रहा है त्वरण का। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। इसके में से ध्यान देंगे, 71 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 के पावर 4 हर्ट्ज। ये जो है कि आपको यहाँ पर ध्यान देंगे 10 के पावर 4 हर्ट्ज जो आंसर हो जाएगा इसका आपको राइट आंसर। इस पे देखेंगे मानव काल के लिए आवृत्ति की श्रव्य सीमा जो होती है आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, कितना, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, इसको जो मानव कान जो है कि सुन सकता है। और या तो 20 हर्ट्ज से कम जिसको अश्रव्य तरंग कहा जाता है वो नहीं सुन सकता है, या आपको 20 हर्ट्ज से ऊपर वाला ये आपको श्रव्य तरंग आपको कहलाता है, ये सुन सकते हैं। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 के पावर 4 हर्ट्ज ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सही होगा। 72 हम लोग देखेंगे कि इनमें से क्या सही हो जाएगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, ए ही आपका 72 का ऑप्शन नंबर ए ही आपको सही हो जाएगा यहाँ पर, कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से अगर गायब हो जाए तो वस्तु का भार जो है कि एकदम शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है
पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, किस चीज़ के बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस चीज़ के बनी होती है? 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती है। अब कवक की कोशिका भित्ति अगर पूछता है तो वो काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। और यहाँ पूछ रहा है कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी कि इस तरह से भी पूछ देता है प्रश्न कि दूध के दांत कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको डी सही हो जाएगा, 20 दांत। 20 दांत जो है कि मनुष्य के अन्य स्तनधारियों की तरह आपको जो होता है ये आपको डिफोडोंट है, ठीक है। ये फलता इनमें दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। प्राथमिक दांतों में ऊपरी जबड़े में 10 और निचले जबड़े में 10 दांत होते हैं। कुल 20 दांतों के विकास 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार होता है 20 दांत का। इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर और अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है कहाँ से? 75 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंह से, ठीक है। मुंह में जो लार होता है उससे ही आपको शुरू हो जाता है पाचन, और अंतिम रूप से कहाँ जा करके? अंतिम रूप से छोटी आंत में जा करके खाना पचता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और मुंह से शुरू हो जाता है पाचन, मुंह से ही। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।